सो व्हाट्स द स्टेटस? तैयारी कैसी चल रही है? मॉक 3 की तैयारी हो रही है नहीं हो रही है? मैं आप लोगों के लिए एक्सटेंड करता रहता हूँ और तैयारी का सबमिशन होती नहीं इतनी। सर जीसी के टू मेनी लेक्चर्स, देयर इज अ रीजन फॉर इट यार। इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दोस लेक्चर्स यू विल बी वेरी वेल वर्स्ड विद गोइंग कंसर्न। तैयारी कहाँ तक पहुंची यार, जरा बताइए। जून 10 पीपल कैन अटेम्प्ट मॉक, क्यों नहीं? मॉक की तैयारी साथ साथ करते जाइए ताकि आप को फीडबैक भी मिलता रहे। हमजा अगेन कंटिन्यू करना है सर, आई बिलोंग टू द लास्ट सेशन। हाँ शुरू करो भाई, शुरू करो, जरूरी है, कोई चारा नहीं उसके बगैर। यार वो मेरी तरफ से डिले हो गया, मैंने देर से दिया, मैंने दे दिया, इंशाल्लाह मंडे तक हो जाना चाहिए, या आज रात में या फिर मंडे तक। कल से रीस्टार्ट किया है सर, सब भूला हुआ हूँ। कदीर अहमद, बिल्कुल बिल्कुल, याद करें, रिवाइज करें, वहीं से स्टार्ट करें, यहाँ से जहाँ से जिस सीक्वेंस से मैंने लेके चला हूँ आपको। ठीक है, मेरे ख्याल में स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी पीपल डू वी हैव 24 people are here, so let's start। ठीक है जी, so let's not wait more and let's begin together, ताकि हम मगरिब तक जो है वो एक हिस्सा कम से कम कवर कर लें अपने क्वेश्चन का। सर मॉक के लिए मैं रजिस्टर नहीं हूँ, लास्ट टाइम ये था कि वो मॉक वी हैव टू रजिस्टर। मॉक के लिए कैन वी वॉच वीडियो प्रीवियस वेबिनार? प्रीवियस वेबिनार जो है वो आपको इंशाल्लाह मंडे तक तो अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना? चलो मैं इसको भी मॉक 16th, आई थिंक 16th इज द डेट जब तक आपको अपलोड करना है। मॉक की डेट कदीर अहमद, यस 6 सितंबर, एंड सिलेबस इज टिल वीक 9, आई थिंक गोइंग कंसर्न तक सिलेबस है, गोइंग कंसर्न तक, वीक 9 इज गोइंग कंसर्न, या बिल्कुल ऐसा ही है। तो चले मेरे ख्याल में स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के पास प्रैक्टिस किट 2 है जी? यो वेलकम दुआ, बस आप लोगों की मेहनत भी साथ साथ चलती रहेगी तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आप लोग क्वालिफाई भी करेंगे, पास भी करेंगे। प्रैक्टिस किट 2 है जी आप लोगों के पास? चलें ठीक है, तो प्रैक्टिस किट 2 निकालिए, क्वेश्चन नंबर 63। हम आज हम एक क्विक क्वेश्चन करेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बट इट परटेन्स टू द रिपोर्टिंग एरिया। और रिपोर्टिंग एरिया में आपका इसका नाम है फायदा लिमिटेड, राइट? तो इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, आप लोग इसको निकालिए। लास्ट टाइम हमने जस्ट अ क्विक रिकैप, हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे। हाउ मेनी ऑफ यू आर न्यू टू दिस वेबिनार? कितने लोगों ने लास्ट वेबिनार अटेंड नहीं किया था? बाय न्यू आई मीन कि लास्ट वेबिनार अटेंड नहीं किया था। अच्छा, चलो बहुत ही क्विकली जो हमारी कार टेक्निक है उसको जरा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है जी? तो कार टेक्निक जो है बहुत अगर हम बहुत ही क्विकली स्टार्ट करें, व्हाट इज कार, व्हाट डज सी स्टैंड फॉर? सी क्या होती है जी? व्हाट इज सी स्टैंड फॉर? वेरी क्विकली, कार टेक्निक याद है आप लोगों को? कंसर्न एज एन ऑडिटर, कंसर्न एज एन ऑडिटर के अंदर 3 बातें हैं, ठीक है जी? कंसर्न एज एन ऑडिटर के अंदर पहली बात क्या होती है जी? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? इशू। इशू है, इशू 2 तरह के हो सकते हैं, या तो कोई नॉन कंप्लायंस हो सकती है, यानी नॉन कंप्लायंस फ्रॉम द फाइनेंशियल फ्रॉम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जो अप्रूव्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है? या फिर फॉर एग्जांपल इट, यानी जिसके नतीजे में कोई ना कोई मिसस्टेटमेंट बन रही होगी, दैट कुड बी द इशू। दूसरी चीज जो प्रॉब्लम हो सकती है वो है कि अगर आपकी कोई इनएबिलिटी में रिजल्ट कर रहा हो, अगर क्लाइंट ने कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है जो कि इनएबिलिटी में रिजल्ट कर रही है, दैट बेसिकली इज आल्सो एन इशू, और ये इशू आपका कंसर्न बन जाता है एज एन ऑडिटर। बट ये इशू क्यों इशू है? बिकॉज देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ अ क्राइटेरिया जिसकी बुनियाद के ऊपर आप बोलेंगे कि यार ये मसला मसला है मेरे लिए, क्योंकि मसला किसी ना किसी स्टैंडर्ड, किसी ना किसी बेंचमार्क, देखो ना, जब सही का तस्वुर आपके जहन में होगा तभी तो गलत को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इन दुनिया में, जिंदगी में, लाइफ में कभी भी गलत सही के बगैर एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो फॉर ब्लैक टू एग्जिस्ट व्हाइट हैज टू बी देयर, फॉर एनीथिंग। सो इंसान ऑपोजिट्स पे समझता है। मैं कहीं कहीं और जा रहा हूँ, मैं अपनी फिलोसफी से बाहर निकल के यहाँ पे दोबारा ऑडिट मार, सो बार बार जो, सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स जो कि बुरी होती हैं, तो उसको आप समझते हैं कि जो अच्छा
तो व्हाट इज गुड, तो कंसेप्शन ऑफ गुड आपके जहन में होता है कि चीज सही है, तो वो चीज सही जो आपको कहाँ से मिलती है, वो मिलती है आपको आईएफआरएस से, वो मिलती है आपको फॉर एग्जांपल जो भी हमारे अप्रूव्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, और आपके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ने भी आपकी आपके ऊपर जो जिम्मेदारी लगाई है कि आपने एश्योरेंस देनी है, आपने ओपिनियन देना है, तो वो जिम्मेदारी भी किसी ना किसी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन से मुमकिन हो सकती है ना। अगर आपकी इनेबिलिटी लगा देंगे आपके ऊपर कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो वो कैसे पॉसिबल होगा। तो इनेबिलिटी और मिसस्टेटमेंट के नतीजे में जो आप एक्सप्रेशन है, दो बातें हमने कही, एक इशू और दूसरा होता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया आपको मिलता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से। और थर्ड बात क्या आती है जी कंसर्न के अंदर, जरा मुझे बताइए, थर्ड बात क्या आती है जी कंसर्न में? मटीरियलिटी। मटीरियलिटी में आप कंपेयर करते हैं बेंचमार्क से, बताते हैं कि व्हाई इट इज मटीरियल, और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं तो द नेक्स्ट पॉइंट, करेक्ट ट्रीटमेंट इज बेसिकली क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हसनैन, करेक्ट ट्रीटमेंट इज क्राइटेरिया, करेक्ट ट्रीटमेंट इज क्राइटेरिया, राइट। कि किस क्राइटेरिया के बुनियाद के ऊपर आपने किसी को इशू माना है, ठीक है। सो इसको कभी कभार आप करेक्ट ट्रीटमेंट बोलते हैं, कभी आप उसको क्राइटेरिया बोल सकते हैं। तो इस अंदाज में इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, कार टेक्निक में जो ए है दैट इज ऑडिट प्रोसीजर या ऑडिट स्टेप्स, ठीक है। ऑडिट प्रोसीजर्स या ऑडिट स्टेप्स जो हैं, बेटर कॉल इट ऑडिट स्टेप्स, ठीक है। ताकि आप उस तरह के पॉइंट्स भी इसमें कवर कर लेते हैं ना कि यार आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये काम कर लें, बिकॉज मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करना इज नॉट अ प्रोसीजर टेक्निकली। तो इस तरह के मामलात को भी ना, इसीलिए मैं इसको ऑडिट स्टेप्स ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि उसमें प्रोसीजर भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आगे इसमें ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट स्टेप्स जो हैं वो आपके इसमें आप परफॉर्म करते हैं, और ये डिपेंड करता है आपने कौन से प्रोसीजर और स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, ये किस पे डिपेंड करता है। कैन बिल्कुल, अफराज गुल ने बिल्कुल सही बताया। ऑडिट स्टेप्स विल वेरी ऑन द ऑडिट स्टेज वी आर करंटली ऑन, विद रिस्पेक्ट टू द इशू, जहां हम खड़े हैं, जहां हम मौजूद हैं, जो हमारी लोकेशन है, किसके हिसाब से, इशू के हिसाब से। तो अगर सवाल के अंदर 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, पॉइंट नंबर 1, 2 और 3, और हर एक के 4-5 मार्क्स हैं, तो हो सकता है कि पहले वाले इशू में आप कंक्लूजन स्टेज पे खड़े हुए हों और दूसरे वाले इशू में आप एग्जीक्यूशन स्टेज में खड़े हुए हों। तो विद रिस्पेक्ट टू ईच इशू यू हैव अ डिफरेंट जर्नी टुवर्ड्स रिपोर्टिंग। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये इशू के हिसाब से है, किसी क्लाइंट के हिसाब से नहीं होता। वैसे आमतौर पे हमारे कंसेप्शन में ये होता है ना कि यार ये जो क्लाइंट है वो कौन सी स्टेज पे खड़ा हुआ है, ये जो ऑडिट है जो हम कर रहे हैं प्रैक्टिकली, जो टीम गई हुई है वहां पे, ये कौन सी स्टेज पर है, ये उसी परफॉर्म कर रही है, सब्सटैंटिव कर रही है, क्या कर रही है, रिपोर्टिंग पे। तो हम आमतौर पे ना, हमारा कंसेप्शन ये होता है क्लाइंट, और डेफिनेटली तमाम तरह चीजें एक साथ ही मूव कर रही होती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उसको डिनाई कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा ही डेफिनेटली ऐसा होता है। लेकिन जब हमारे सामने दो इश्यूज आते हैं ना, उन दोनों इश्यूज को आपको देखना पड़ेगा कि वो इशू के स्टेज पे खड़ा हुआ है, और उस इशू के हिसाब से आपने उसको खींच के लेके जाना है टुवर्ड्स रिपोर्टिंग। दरमियान में आएंगे ऑडिट स्टेप्स, और फिर आता है थर्ड स्टेप ऑफ द कार टेक्निक, विच इज रिपोर्टिंग। फिर आप रिपोर्टिंग की बात करते हैं। रिपोर्टिंग में आप क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, कुछ भी नहीं करना, इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। So now, moving on to this question, question number 63. It's a summer 2012 question, ICAP का। आप निकालिए इस क्वेश्चन को, एंड मैं आपके सामने इसको शेयर भी कर लेता हूँ और उसको पढ़ भी लेता हूँ, ठीक है, ताकि हम मिलके इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। Let me just share this with you. पायदार, all right, चलिए जी, now we have this question. So आप सब लोगों को नजर आ रहा है सवाल? जिनके पास बुक्स नहीं है उनके लिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे शेयर कर दिया है, सो दैट यू कैन लुक एट दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। नाउ नजर आ रहा है जी आप लोगों को, यस और नो? हेलो, कनेक्शन ऑन जी, नजर आ रहा है,
चलें, वंडरफुल, ठीक है जी। सो लेट मी जस्ट रीड दिस क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट क्या है जी? असेस द अबव सिचुएशन एंड डिस्कस हाउ यू वुड एड्रेस द रिलेटेड इश्यूज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट। 7 mark क्वेश्चन, ठीक है जी। नाउ you are the audit manager of Paida Tamirat Limited for the audit। मेरी आवाज आ रही है? चलें, good है। You are the audit manager of Paida Tamirat Limited (PTL) for the year ended 31st May 2012. PTL is a listed company and is engaged in the construction of high-rise buildings, including residential and commercial complexes. Last year, serious differences of opinion had arisen with the management of PTL while determining the stage of completion of certain projects. The matter was ultimately resolved after an independent valuer had rendered a report and on which the auditor had placed reliance. ठीक है जी। तो अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से ही मसला हल हुआ था और जिसके ऊपर ऑडिटर ने रिलायंस पेश की थी। ऑलराइट, this year the management has employed an engineer to monitor the various projects. The engineer has reported minor discrepancies in the estimates provided by various project managers. All right. So now ये इस क्वेश्चन के अंदर जो बुनियादी मसला है वो अगर आइडेंटिफाई करना चाहे कोई तो मुझे बताएगा। Can somebody identify a बुनियादी मसला in this question? यानी the concern, for example, if you want to identify. Valuation, ठीक है, roughly the valuation is basically a problem area here, ठीक है। Stage of completion, inability to obtain SAEE regarding valuation, the estimation of stage of completion. Source of information is a problem. Usman is saying source of information is a problem. अच्छा, तला कहते हैं जी नाउ वैल्यूअर इज नॉट इंडिपेंडेंट। इससे पहले वैल्यूअर इंडिपेंडेंट था, अब वैल्यूअर इंडिपेंडेंट नहीं, बिकॉज अब उन्होंने एम्प्लॉय कर लिया है इंजीनियर, तो उसकी इंडिपेंडेंस का मसला आ सकता है। दैट्स व्हाट यू नो, कौन कह रहे हैं, दैट्स व्हाट नोमान इज सेइंग, ठीक है जी। प्रोजेक्ट इंजीनियर्स आर प्रोवाइडिंग एक्यूरेट डेटा रिगार्डिंग द स्टेज ऑफ कंप्लीशन। तला ये बात इतने वसूख के साथ कैसे कह सकते हैं आप? Sometimes we charge client on the basis of completion of project and recognized revenue. Accounting estimates का मसला है, competence का मसला है, competence and independence of engineer. All right. So now देखो यहाँ पे उन्होंने अगर मैं आपसे पूछूं would there be an issue of competence last year जिसकी वजह से difference of opinion आए होंगे? Yes or no? Would there be an issue of competence? ठीक है, तो उन्होंने इंडिपेंडेंट वैल्यूअर अपॉइंट कर लिया होगा और मसला खत्म हो गया होगा। अच्छा, if I may ask you another question, would there be an issue of independence or objectivity last year कि जिसकी वजह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया होगा? Umar is saying no, Adnan is saying no. यानी जब मैं कह रहा हूँ लास्ट ईयर आया होगा तो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर की वजह से वो मामला हल हुआ होगा लास्ट ईयर, क्या ऐसा समझते हैं आप? अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ केटी। सवाल ये है कि पिछले साल जब मैंने पूछा कि पिछले साल कॉम्पिटेंस का मसला होगा जिसकी वजह से आपकी नजर में, यानी मैं आपकी राय पूछ रहा हूँ, आपकी नजर में पिछले साल जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया होगा जिसके बारे में कह रहे हैं सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। सीरियस से मुराद ये है कि समहाउ कुछ मटेरियलिटी वाली बात हो रही है, मटेरियल मामला होगा, ठीक है। तो क्या वो कॉम्पिटेंस ऑफ वैल्यूअर की वजह से मसला आया होगा जो कि अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से रिजॉल्व हुआ? लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं इस साल पे नहीं आया। तो लोगों ने कहा कि हाँ कॉम्पिटेंस का मसला हो सकता होगा, यानी पॉसिबिलिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कॉम्पिटेंस का मसला हो। अब मैं दूसरा सवाल मैंने पूछा कि यार ये कॉम्पिटेंस की, चलो मैं एक और सवाल, क्या इंडिपेंडेंस का मसला हुआ होगा जिसकी वजह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया होगा लास्ट ईयर?
और फिर वो मैटर इवेंचुअली इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से हल हुआ। उमर, उसामा और तीसरा साहब कौन है, AKD, और एक और साहब थे अदनान। आप लोग मुझे बताइए, आप लोग क्यों समझते हैं कि इंडिपेंडेंस का मसला नहीं हुआ होगा? हाउ हाउ आर यू श्योर ऑन दिस? उमर, उसामा, AKD और अदनान। आप लोगों ने कहा नो। आपके नो की वजह क्या है? क्या ये वजह है कि अगर आप नो कह दिया तो मतलब ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई सवाल नहीं आएगा इससे, लेकिन या कोई और वजह है? सर सब यस कह रहे थे, हमने नो कह दिया। अच्छा, सर विद इन मैनेजमेंट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इसलिए शायद, सर विद इन मैनेजमेंट डिफरेंस इन ओपिनियन है शायद, विद इन मैनेजमेंट, नहीं नहीं, ये बात तो जो समझ में आ रही है ना वो ये है कि ये डिफरेंस जो है ना वो विद इन मैनेजमेंट नहीं है, ये बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑडिटर है। ठीक है, जो मेरी असम्पशन है, जो मुझे समझ में आ रहा है इससे, क्योंकि वो मैटर अल्टीमेटली रिजॉल्व हुआ कि जो ऑडिटर ने इसके ऊपर रिलायंस प्लेस की है। और जब हम ऑडिट के पेपर की बात कर रहे हैं तो वहां पर तो यही बात समझेंगे ना कि मसला यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है इट्स बिटवीन मैनेजमेंट, और ये लिखा हुआ है ना विद द मैनेजमेंट, ये नहीं लिखा हुआ विद इन द मैनेजमेंट। तो आई थिंक रीजनेबल थिंग टू अज्यूम हियर इज कि आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया है बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑडिटर। AKD ने बोला भाई नहीं मैं तो कन्वर्ट हो गया, अभी मैं कन्वर्ट हो गया। अब बाकी अदनान है, उसामा, इसमें मे बी मैनेजमेंट। नहीं यहाँ पे दाऊद, इसमें इंडिपेंडेंट था वैल्यूअर लास्ट टाइम, ये वाली बात नहीं हो रही है। मैंने जो सवाल पूछा है वो ये पूछा था कि देखो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर बाद में आया था, अल्टीमेटली रिजॉल्व्ड आफ्टर एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से पहले था, मतलब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वैल्यूअर के बाद आया। तो फिर तो अफराज, देयर इज नो रीजन टू बिलीव दैट देयर वाज एन इशू विद मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस रादर ऑन देयर इंटेंशन इंडिपेंडेंस। ठीक है, देयर इज नो रीजन टू बिलीव दैट। अच्छा ठीक है, मे बी द मैनेजमेंट वाज नॉट कॉम्पिटेंट। ठीक है, in the last year difference of also reported, meaning the difference remained even when the engineer is now in employment. Now I think चलो पिछले साल जो इशू था उसके बारे में एक बात। तो पिछले साल द मैटर जो समझ में आ रहा है सवाल से वो ये आ रहा है कि पिछले साल द मैटर वाज द इशू वाज एक्चुअली इंडिपेंडेंस, बट आप ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ इंडिपेंडेंस का मसला हो सकता है कॉम्पिटेंस का भी मसला हो। ठीक है, बट द मेजर इशू बिकॉज जो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर के अपॉइंट होने के बाद अल्टीमेटली रिजॉल्व हो गया, जो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर का वर्ड है, हो सकता है ये इंडिपेंडेंस इस बात पे फॉर एग्जांपल इंडिकेशन दे रहा हो कि ये मसला सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंस का था, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मसला इंडिपेंडेंस का ही हो सकता है कॉम्पिटेंस का मसला भी हो सकता है। सो वी कांट से विद कंप्लीट सर्टेनिटी ये मसला सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंडिपेंडेंस का ही है। सही है, तो हमें दोनों बातें करनी होंगी, इंडिपेंडेंस एंड कॉम्पिटेंस, ये इसका मसला भी हो सकता है जिसकी वजह से आपका प्रॉब्लम आ सकता है ना। लेकिन इंडिपेंडेंस तो डेफिनेटली फॉर श्योर है, मतलब क्योंकि इंडिपेंडेंस का मसला क्योंकि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर की बात की गई है, तो ज्यादातर नजर समझ में यही आ रहा है कि इंडिपेंडेंस का मसला भी हो सकता है मेजरली। नाउ दिस ईयर द मैनेजमेंट हैज एम्प्लॉयड एन इंजीनियर। अब यहाँ पे देखो एक और बात भी है, जब इन्होंने अपना इंजीनियर एम्प्लॉय कर दिया तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो इंडिपेंडेंस है वो एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर वाली इंडिपेंडेंस या ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी, उसकी इंडिपेंडेंस या ऑब्जेक्टिविटी ऑफ कोर्स उससे कम होने वाली है बिकॉज वो एक इन हाउस एम्प्लॉयड बन रहा है। ठीक है, to monitor the various projects, the engineer has reported minor discrepancies in the estimates provided by various project managers. इस बार minor discrepancies निकली हैं of course। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो प्रॉब्लम है इसके बारे में ये बेसिकली हमारा इशू है, यानी हमारे पास तो मसला ये है कि इस बार ऑब्जेक्टिविटी और कॉम्पिटेंस के ऊपर को देखते हुए
क्या हम रिलाई कर सकते हैं इसके एस्टिमेट, इनकी जो प्रोजेक्ट इवेलुएशन है, जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है उसके ऊपर या नहीं। ये बेसिकली हमारा मसला है और मामला सीरियस हो सकता है क्योंकि पिछले साल सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आए थे, इस बार भी कुछ सीरियस और तो ठीक है। तो इस बार भी ये मसला हो सकता है, इट कुड बी मटीरियल। ठीक है जी। सो अब आप एक काम कीजिए, 6:28 हो रहे हैं, आई एम गिविंग यू 15 मिनट्स, 6:45 पे आप आइए वापस, इसको अटेम्प्ट करें, फॉलो द सेम कार टेक्निक जो मैंने आपको बताई है, रिवाइज भी थोड़ी सी हमने कर ली है, एंड देन विल कम बैक एट 6:45। ऑलराइट, यस और नो, हाउ मेनी ऑफ यू विल डू इट? कितने लोग लिखेंगे और मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे? गुड है, चलें, वंडरफुल। बाकी लोग भी मुझे बताएं प्लीज। क्या हम 6:50 पे कर लें ताकि नमाज भी 10 मिनट में हम नमाज भी पढ़ लें? हाँ, 6:50 कर लें ताकि नमाज भी हो जाएगी। चलें 6:50 कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलो वंडरफुल। We'll resume at 6:50 after namaz and attempting this paper. So let's begin. आप लोग मुझे बताइए now how to begin with concern as an auditor. Concern से start करते हैं जी। AKD कहते हैं सर अगर कंसर्न 2 हो और इंडिकेटर या रीजन फॉर द रिस्क 7 लिख दिए तो चल जाएगा। कंसर्न और इंडिकेटर या रीजन फॉर द रिस्क 7 लिख दिए तो चल जाएगा। इस पे मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ, ये आप मतलब डिपेंड करता है टाइप ऑफ क्वेश्चन पे, कितना डाटा अवेलेबल है। यानी एट टाइम्स ऐसा होता है ना कि फॉर एग्जांपल जैसे गोइंग कंसर्न का सवाल है, उसके अंदर आप तो पॉसिबल बेसिस या रीजन जो है वो आपने बहुत सारे लिख दिए बिकॉज वो बहुत सारे होते हैं। और जो रिस्क होता है या कंसर्न होता है वो आपका ये होता है कि यार कंपनी जो है ना वो बैठ ना जाए। तो डिपेंड करता है वो डाटा किस तरह से अवेलेबल है, उसके हिसाब से फिर आप क्या कहते हैं, उसके हिसाब से फिर आप जो है वो लिख रहे होते हैं। सो नाउ अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नाउ फर्स्ट थिंग हमारा है कंसर्न। ठीक है जी, तो लेट मी अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। आंसर जो है, तो आप लोग बताइए आप लोगों ने कंसर्न कैसे लिखा है? फर्स्ट पार्ट, कंसर्न एज एन ऑडिटर जी, हाउ हैव यू stage of completion determined by the engineer who may not be an independent and the matter was also serious in previous year. All right, तो हसनैन इस तरह से इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज डिटरमिन्ड बाय इंजीनियर, जो कि इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है ना हो, और इससे पहले वाले साल में भी प्रॉब्लम था। ठीक है, एनीबडी एल्स, हाउ हैव यू डॉक्यूमेंटेड इट? Concern, since the engineer has been employed by the management, will raise concern on the independence and competence of engineer. Has been will raise concern on independence and competence of engineer. अंजिला, अब इस बात को आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि बिकॉज लास्ट ईयर जो है ना वो सीरियस यानी कंटेंशियस इशू था स्टेज ऑफ कंप्लीशन या इस तरह के मामले के ऊपर। तो हंजिला आपने अगर वो वाली बात की है तो फिर तो आपका बात कंप्लीट होगी। वो आप नेक्स्ट बुलेट में मेरे ख्याल में लिख सकते हैं। कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, एक्सपीरियंस ऑफ द इंजीनियर आर द मेन कंसर्न्स। ठीक है, यहाँ पर भी मैं वही बात करूंगा समान, यू हैव टू एस्टैब्लिश के क्या कहते हैं इससे पहले वाले उसमें एसओसी शुड बी डिटरमाइंड द लाइट, इससे पहले वाले उसके अंदर आप जो है वो कहाँ पे यानी पिछले साल वाली के बारे में आपको बात करनी पड़ेगी। इंजीनियर डिटरमाइंड स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स मे लैक रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज, स्किल्स एंड वर्क एक्सपीरियंस। The subject matter of the previous years is discriminatory subject to evaluation by internally employed engineer who may not be independent. Engineer may not have required competence to determine stage of completion and also not independent from management. ठीक है, all right. So once again, अब देखिए अगर हम जरा थोड़ा सा ऑडिटर वाले माइंडसेट से एक लम्हे के लिए जरा बाहर आए ना। अब देखिए कंपनी जो है एक लिस्टेड कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग में ऑपरेट कर रही है और काम करती है, तो उसको डेफिनेटली कोई इंजीनियर एम्प्लॉय करना पड़ेगा। सो व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज कि कुछ लोगों ने क्या किया है कि कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि आप इंडिपेंडेंट फॉर एग्जांपल वैल्यूअर जो है वो अपॉइंट करें और उसके बगैर काम चलेगा नहीं। सही है, ये जो पॉइंट है कि आप अगर इंडिपेंडेंट वैल्यूअर करेंगे, बिकॉज लास्ट ईयर भी मामला उसी से रिजॉल्व हुआ था तो इस बार भी उसी से रिजॉल्व होगा, ये अप्रोच थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि यार आप इस तरह की बड़ी कंपनीज के अंदर वैल्यूअर्स इन हाउस ही आमतौर पे होते हैं। ठीक है,
और ये अलग बात है, वो देखना पड़ेगा कि सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया क्यों था, क्या वजह थी, उसकी वजह जो है वो। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो अपना वैल्यूएशन जो है ऑफ देयर प्रोजेक्ट्स, जो कि उनका उठना बैठना है, रूटीन काम है, उस काम को हमेशा से इंडिपेंडेंट वैल्यूअर के पास आउटसोर्स कर देंगे। ये थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन जो है ना वो यानी बिजनेस सेंस को अवॉइड करने वाली बात है। तो तो ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है कि वो इंजीनियर अपॉइंट तो करेंगे, ठीक है। अब उसके ऊपर क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं, क्या लास्ट ईयर जो सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आए थे उसकी वजह क्या थी, ये हम आगे जाके जब हम ऑडिट स्टेप्स की बात करेंगे तो हम उसको जब हम डिस्कवर करेंगे क्या उनकी वजह क्या थी, और वो वजूहत अभी तो नहीं है। और अभी क्या इस वजह से तो माइनर डिफरेंस डिस्क्रिपेंसीज नहीं आ रही, क्योंकि वो बंदा अपना ही बंदा है और एम्प्लॉयड है। तो इस बात को एड्रेस करने की जरूरत है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उस्मान कहते हैं, बट सर लास्ट ईयर इंजीनियर वाज नॉट अपॉइंटेड, सो हाउ कैन वी रिलेट इट टू लास्ट ईयर? हाउ कैन वी रिलेट इट टू लास्ट ईयर? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इंजीनियर लास्ट टाइम नहीं था तो मतलब वो वाली, मैं कह रहा हूँ कि लास्ट ईयर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सीरियस था, इस बार माइनर आ रहा है, ठीक है। माइनर माइनर डिस्क्रिपेंसीज उसने खुद ने आइडेंटिफाई की हैं। और लास्ट ईयर देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन मैनेजमेंट एंड कंसिडर अज्यूमिंग ऑडिटर। तो आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लास्ट ईयर था और वो रिजॉल्व हुआ था इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से। इस बार यू नो द थिंग्स आर क्वाइट इन कंट्रोल बिकॉज आपका अपना इंजीनियर है। तो ये वाली बात है बेसिकली, इससे आप उसको रिलेट कर रहे हैं। तो लेट्स बिगिन विद द पॉइंट। फॉर एग्जांपल हम वी कैन बिगिन सर ऑडिट स्टेप्स में टीओसी की बात करेंगे। हम ऑडिट स्टेप्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल्स की बात कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस की बात कर सकते हैं। जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में एचबीबीएल जो क्वेश्चन था उसमें हमने कंट्रोल्स की बात की कि सिस्टम सेल्स का रिकग्निशन प्रोसेस क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो इस तरह की बातें आप कर सकते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की नहीं, बट कंट्रोल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग की बातें जो है ना वो आमतौर पे हमारे ऑडिट स्टेप्स में, ऑडिट प्रोसीजर्स में आ रही होती हैं, ठीक है उसामा। और यहाँ पर भी हम एक लेवल पे करेंगे। अच्छा, आते हैं जी अपने पॉइंट के ऊपर। The first point is, since last year there were major difference of opinion, ठीक है। Since last year there were major, कुछ लिखा नहीं, since last year there were major difference of opinion um, with respect to what? With respect to stage of completion projects, ठीक है। There is a possibility which ultimately resolved by an independent valuer. Uh, appointment of uh, engineer, appointment of engineer um, by management may lack, which ultimately resolved by, which was may lack, may lack, because मैंने possibility वाली बात करनी, because I can't be very sure कि इस बार independent है या नहीं है, इस बार competent है नहीं है। may lack required independence, competence और capability, because हम ये भी यूज करते हैं आमतौर पे। तो अभी हमें पता नहीं है कि भाई हमें कि यार वो इंडिपेंडेंट है, कॉम्पिटेंट है, केपेबल है या नहीं है। सो इसलिए बिकॉज इस बार, अच्छा ये हम क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज एक और एक जो उसकी जो स्टैब्लिश करने की वजह है अंडरलाइन, कि क्यों इंजीनियर के बारे में इस तरह की बात हो रही है और इंडिपेंडेंट वैल्यूअर के बारे में इस तरह की बात नहीं हो रही है। सही है। इंजीनियर employed by management usually is considered to be less independent, less objective than
एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, देन एन इंडिपेंडेंट या एक्सटर्नल वैल्यूअर कह सकते हैं आप, ठीक है। एक ये बात आपने पॉइंट किया, बिकॉज ये जो अंडरलाइंग बेसिस है ना जिसकी बुनियाद पे आप ये बात कर रहे हैं, वो भी अपने बात कर दी। अच्छा, फिर तीसरी बात आपकी ये हो सकती है कि अब यहाँ पे बेसिकली जो इशू और कंसर्न है ना, वो हमने समहाउ हमने समराइज कर दिया। हमने तीन बातें करी हैं यहाँ पे। हमने एक बात ये करी है कि यार लास्ट ईयर मेजर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे, ठीक है। इसको हमने स्टैब्लिश करने की, ये तो स्टैब्लिश फैक्ट है, लेकिन हमने उसको यूज किया है टू स्टैब्लिश आवर पॉइंट कि हमने जो अपॉइंटमेंट किया है इंजीनियर का, उसमें लैकिंग हो सकती है इंडिपेंडेंस की, कॉम्पिटेंस की, कैपेबिलिटी की। तो हमने इसको यूज किया एज अ पॉइंट, बिकॉज इस बार वो सिचुएशन नहीं है कि इंडिपेंडेंट वैल्यूअर है, इस बार आपका अपना इंजीनियर है। तो हमने दूसरा पॉइंट ये बात करी है। और तीसरी बात जो मैंने कही वो ये कि यार आपका जो इंजीनियर एम्प्लॉयड है, इट इज कंसिडर्ड टू बी लेस ऑब्जेक्टिव देन एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। ये तीन बातें करी मैंने इसमें। मेरी आवाज डिस्टॉर्शन, डिस्ट्रप्शन, ओहो, अब बेहतर है? हेलो, अब बेहतर है? मैंने दुआ पढ़ी है, मतलब ऐसा नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने दुआ पढ़ी है। हाँ, ये ट्रिक काम करती है भाई। अब बेहतर है? अब भारी आवाज? अच्छा, अब ओके है ना अभी? बेहतर हो जाती है आवाज, उसामा कह रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमने एक तरह से इस बात को स्टैब्लिश करने की कोशिश की है कि क्यों हमारा जो हायर्ड इंजीनियर है वो थोड़े से मसले वाला है। अपना कैमरा सही कर लें, 3/4 बात समझ आनी है ऐसे तो। क्यों क्यों? ठीक है जी। और बताइए जी, और इसमें क्या हो सकता है? इसमें हमारा जो पॉइंट है मटीरियलिटी वाला, कंसर्न हमारा आ गया जी, कंसर्न हमारा आ गया, ठीक है। यार बुरा हाल है, बार बार डिसी हो जाता है, मसला नहीं है, पता नहीं क्या है। अच्छा चलो, अच्छा ये हमने दो पॉइंट्स किए। और जब मटीरियलिटी के ऊपर मैंने नोट किया कि कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन लेस ऑब्जेक्टिव एंड लेस इंडिपेंडेंट, उस्मान यूसुफ ने कहा। मैंने क्यों इंडिपेंडेंट का वर्ड यूज नहीं किया, और मैंने क्यों ऑब्जेक्टिव का वर्ड यूज किया, बेसिकली आपका ये सवाल है एक तरह से। ऑब्जेक्टिविटी इज बेसिकली इज अ मेंटल स्टेट, ठीक है। और वो बेसिकली आउट आउट, तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको ज्यादा बेहतर अंदाज में? मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। somebody could be independent, could not, मे बी, जैसे इंडिपेंडेंस जो है, हो सकता है कि मैं इंडिपेंडेंट ना हूं बट मैं ऑब्जेक्टिव हूं। यानी फॉर एग्जांपल, लेट सपोज एक जज है एक जज है जो कि अपने ही भाई के बारे में फैसला कर रहा है, ठीक है। अब अगर कोई भी पूछेगा यार ये जज जो है ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है, बोले यार इंडिपेंडेंट तो नहीं है, क्योंकि अपने भाई के बारे में फैसला कर रहा है, ठीक है। लेकिन कोई बंदा बोले नहीं यार क्या ये फैसला गलत करेगा या इसने फैसला सही किया या गलत किया, बोला नहीं यार ये बंदे ने फैसला बहुत ही ऑब्जेक्टिवली किया है, यानी फैसला बिल्कुल सही किया है, तो क्योंकि वो अपने असूल का पाबंद आदमी है। सो ऐसा पॉसिबल है कि somebody could be ये बात हम वैसे इंडिपेंडेंस में वहां पे समझेंगे थोड़ा सा, इंडिपेंडेंस जब हम पढ़ रहे होंगे कोड ऑफ एथिक्स में, कि ऐसा पॉसिबल है कि कोई बंदा इंडिपेंडेंट ना हो लेकिन ऑब्जेक्टिव हो, ऐसा पॉसिबल है। तो ऑब्जेक्टिविटी को आप इंडिपेंडेंस से, मेरी स्क्रीन विजिबल है? ऑब्जेक्टिविटी को आप मैं जरा देख रहा हूँ यहाँ पे कि मेरी स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी, तो अब जरा इसमें डिफरेंस स्टैब्लिश करने की कोशिश कीजिए कि इंडिपेंडेंस जो है वो, जब आप किसी को कहते हैं ना कि ये बंदा इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि यार इस बंदे का कोई ना कोई ऐसा ताल्लुक है जो कि उसको सही फैसला, यानी ऑब्जेक्टिव डिसीजन, यानी किसी भी इन्फ्लुएंस के बगैर, किसी भी असर और रसूख के बगैर वो फैसला कर पाए। ये बात समझ में नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई लेकिन अगर उस
जैसे मैंने आपने इस तरह के लोग देखे होंगे कि जिन्होंने अपनी ही चीजों के बारे में, अपने ही लोगों के बारे में इंसाफ की बुनियाद के ऊपर एक मुश्किल फैसला किया होता है। सही है। उसको आप बोलेंगे नहीं यार, ये बंदा बहुत तेज है, उसके पास किसी भी किस्म की आप चीज लेके जाएंगे, चाहे आप अपना भाई क्यों ना होगा, वो फैसला करेगा असूल की बुनियाद के ऊपर। इसका मतलब वो ऑब्जेक्टिव आदमी है। तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी, उसकी यानी उसके इंडिपेंडेंस के इंडिपेंडेंट ना होने के बावजूद भी वो उसकी ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर नहीं हो रही। वो इतना मजबूत आदमी है, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा अपनी ऑब्जेक्टिविटी पे। सो अदनान ने कहा इंडिपेंडेंट इज अ स्टेट ऑफ अ पर्सन, ऑब्जेक्टिव इज अ ट्रेट ऑफ अ पर्सन। ऑब्जेक्टिविटी को आप ये कह सकते हैं कि इट इज बेसिकली इन सब्सटेंस, जो कि उसने I'm really struggling to find words, honestly. एक आदमी जो कि मतलब मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे, आई हैव द आइडिया इन माइंड, बट मैं इस मिसाल के जरिए से कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कि सो इंडिपेंडेंस जो है वो बेसिकली क्या कह रहे हैं सर, इस एग्जांपल से क्लियर है वैसे तो। हाँ। अच्छा, मैं जरा कोड ऑफ एथिक्स में अगर ने पढ़ा होगा, मैं जरा इसको मजीद क्लैरिफाई करता हूँ। कोड ऑफ एथिक्स में आपने पढ़ा होगा कि इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, ये दो कॉन्सेप्ट है। ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड जो है वो है ऑब्जेक्टिविटी, यानी आप मेंटली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ठीक है। और इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस जो है वो समझ लें कि यार कि कोई बाहर का बंदा देखे तो बोले कि यार ये वाकई में इंडिपेंडेंट है या नहीं है। सो अगर आप सोचें इस अंदाज में कि यार बहुत सारे लोगों को के पास अगर फैसला होने करने की पावर होती है, वो बावजूद इसके कि उनके पास बहुत सारी अथॉरिटी होती है और वो बहुत कुछ गलत काम कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी वो नहीं करते। जैसे मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दी, एक फॉर एग्जांपल एक जस्टिस की, या फॉर एग्जांपल एक सेल्स का बंदा है, वो उसके पास बैड डेट राइट ऑफ करने का भी ऑप्शन है। ठीक है। अब वो सेल्स का बंदा अगर बैड डेट राइट ऑफ भी करता है तो करने का इसके पास अथॉरिटी है, तो अपेरेंटली वो इंडिपेंडेंट, यानी उसमें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए और वो फॉर एग्जांपल उसके पास ये पावर नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी वो उस पावर को गलत इस्तेमाल में लेके नहीं आता, इसका मतलब वो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। या फॉर एग्जांपल एक आदमी जो है उसका वो किसी और फॉर एग्जांपल एक ऑडिटर है, ऑडिटर के कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ना। एक ऑडिटर है, उसका भाई एक कंपनी के बोर्ड में है और वो फॉर एग्जांपल उसका ऑडिट कर रहा है। ठीक है। वैसे तो ये अलाउड नहीं है कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से, लेकिन फिर भी लेट्स सपोज ये अलाउड है और वो ऑडिटर जो है उसकी इंडिपेंडेंस इम्पेयर हो रही है। इन ये है इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। लेकिन इंडिपेंडेंस इन माइंड या ऑब्जेक्टिविटी जो है, इंडिपेंडेंस इन माइंड और ऑब्जेक्टिविटी जो है वो इम्पेयर नहीं हो रही, क्योंकि वो ऑडिटर बहुत ही स्ट्रांग है मेंटली और वो अपने अपनी ऑब्जेक्टिविटी को किसी भी तौर पे इन्फ्लुएंस नहीं होने दे रहा। सही है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आता है बिटवीन ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। यानी इंडिपेंडेंस को आप ये समझ सकते हैं कि ये बजाहिर बाहर का बंदा है, तो कोई भी बंदा नहीं बोलेगा कि यार ये फॉर एग्जांपल कि इसकी ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर प्रॉब्लम होगी। ऑब्जेक्टिविटी इज बेसिकली अ मेंटल स्टेट। या सो नाउ आई एम फाइंडिंग वर्ड्स। ऑब्जेक्टिविटी इज बेसिकली अ मेंटल स्टेट। इट्स अ कॉग्निटिव स्टेट जो कि जहन में है, यानी आप इन्फ्लुएंस हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। इंडिपेंडेंस इज बेसिकली अ स्टेट जो कि बजाहिर लोगों के जहन में, यानी इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। ठीक है। बजाहिर थर्ड पार्टी देखेगी तो क्या होगा, तो थर्ड पार्टी एक्सटर्नल बंदे को तो इंडिपेंडेंट बोलती है, लेकिन थर्ड पार्टी जो है, अगर एक थर्ड पार्टी जिसका कोई ताल्लुक नहीं है वो अगर देखेगी कि यार एक एम्प्लॉय ने किया है, तो फिर डेफिनेटली वो उसको समझेगी कि नहीं यार बजाहिर ये तो हायर हुआ है ना, तो ये तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। आई एम सॉरी, ये sort of all these words, I think the concept should be clear. क्लियर है या नहीं है? हेलो, आवाज आ रही है? चलो वंडरफुल, आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे सिंस लास्ट ईयर देयर वर मेजर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब यहाँ पे डू यू थिंक वी शुड टॉक अबाउट सम मटेरियलिटी स्टफ? हमने कंसर्न बता दिया, हमने इशू बता दिया, कंसर्न एज एन ऑडिटर बता दिया। No need to quantify. Revenue has always material impact. I think we should discuss.
So if we should discuss, then what should we write, Husnain? So do we refer IFRS 15? जरूरत नहीं है, यानी यहाँ पे तो बेसिकली कोई ऐसा मसला तो नहीं कि कोई ट्रीटमेंट का मसला आ रहा है, यहाँ पर तो बेसिकली जजमेंट और ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंस का मसला है, तो जरूरत नहीं है ऐसा. So Hasnan, if you want to discuss revenue, then how should we discuss it? सलमान नईम ने बड़ा अच्छा पॉइंट किया. So since it estimates real estate could have a material impact. बस मैंने ये पूछा था हसनैन कि अगर हम मटेरियलिटी को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ऑन एफएस. दैट्स इट. ठीक है, तो ये बेसिकली हमने कंसर्न की बात कर दी. अब अगली बात करते हैं, दैट इज ऑडिट स्टेप्स प्रोसीजर्स. तो यहाँ पर हम खड़े हुए हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं. अच्छा, उस्मान यूसुफ कह रहे हैं सर व्हाट अबाउट क्राइटेरिया. देखो अब ये मामला ऐसा है कि इसके अंदर मतलब कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया यूं नहीं है कि यार मतलब ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं है. बेसिकली द इशू जो कि हमारे सामने आया है वो ये है कि यार लास्ट ईयर कोई डिफरेंसेस थे, इस बार बिल्कुल भी नहीं आए. हमने उसको डिस्क्राइब कर दिया. तो कंसर्न एज एन ऑडिटर के अंदर हमने रफली इसको डिस्क्राइब कर दिया. इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया यूं नहीं है कि यार आपका फॉर एग्जांपल इसमें हाँ यूं कह सकते हैं कि एक क्राइटेरिया है कि फॉर एग्जांपल तो हमने पॉइंट नंबर 2 कहा, इंजीनियर एम्प्लॉयड बाय मैनेजमेंट यूजुअली इज कंसीडर्ड टू बी लेस ऑब्जेक्टिव देन एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर. तो अगर आप बोलेंगे नहीं यार मुझे फारिस का क्राइटेरिया निकाल के दो, तो वो क्राइटेरिया तो नहीं मिलेगा आपको यहाँ से. बट यहाँ पे जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो ये कहते हैं कि यार आपकी जो एस्टिमेट बनाने वाला है वो एक समहाउ एक रीजनेबल ऑब्जेक्टिविटी रखता हो, रीजनेबल इंडिपेंडेंस रखता हो. तो बस हमने वो वाली बात मेंशन की है यहाँ पे. तो इसमें आपको वैसा वाला क्राइटेरिया नहीं मिलेगा क्योंकि इशू से पर्टेन इशू की नेचर वैसी है. रिव्यू द प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ द इंजीनियर एंड चेक हिज प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन और मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी. अंजला वेरी गुड प्रोसीजर. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टेज ऑफ कंप्लीशन. एसओसी इज स्टेज ऑफ कंप्लीशन. डिस्कस विद द मैनेजमेंट रिगार्डिंग steps they have taken to improve process of determination of SOC calculation and evaluate the process. Wonderful. तो कह रहे हैं ये क्राइटेरिया नहीं लिख सकते कि इंडिपेंडेंट वैल्यूअर शुड बी देयर. देखिए ये बात कहना कि इंडिपेंडेंट वैल्यूअर बाय विच आई मीन बाय विच आई अंडरस्टैंड कि आप बात कर रहे हैं एक्सटर्नल वैल्यूअर है. ये बात कहना जो है ना ये थोड़ी सी अनरीजनेबल है बिकॉज हर कंपनी अपने इन हाउस लोग रखती है, वो इतना महंगा वैल्यूएशन आउटसोर्सिंग वगैरह नहीं करती. बहुत सारी कंपनीज अपने इन हाउस भी रखती है. हाँ ये बात देखना है कि उसकी एस्टिमेट्स के अंदर कोई बहुत यानी उसकी बिल्कुल भी यानी उसकी जो कैलकुलेशन है वो रीजनेबल हो, उसकी कैलकुलेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम यानी आप उससे अग्री करते हो, यू आर कन्विंस्ड ऑफ द अजम्पशंस जो कि उसने लिए हैं. ये तमाम तर बातें होनी चाहिए. और डेफिनेटली ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ही उसकी जो ऑब्जेक्टिविटी है वो बिल्कुल ही इम्पेयर्ड हो, यानी वो किसी और के कहने पे बहुत सारी फिगर्स डाल रहा है. तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए. बहरहाल ये एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि आप कंपनी को बोलेंगे एज एन ऑडिटर कि आप आउटसोर्स करें बिकॉज वी वांट एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर. तो ये थोड़ा सा मुश्किल है प्रैक्टिकली. अच्छा जी, आगे हम ऑडिट स्टेप्स में सबसे पहले बात करते हैं. सबसे पहले हमारे पास ये है कि आपने जैसे यहाँ पे जो प्रोसीजर डिस्कस द रीजंस फॉर माइनर डिस्क्रिपेंसीज एज कंपेयर टू सिग्निफिकेंट डिस्क्रिपेंसीज इन लास्ट ईयर. ठीक है, तो मैं पहले शुरू से आगे बढ़ता हूँ. रिव्यू, हंजला ने कहा रिव्यू द प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ इंजीनियर एंड चेक हिज प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन मेंबरशिप एंड क्वालिफिकेशन. ठीक है, तो मैंने लिख दिया रिव्यू द प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ द इंजीनियर एंड चेक हिज. ठीक है, यहाँ पे इसमें इवैल्यूएट competence
competence and independence and capability of the engineer um, by reviewing his professional certification, by verifying या reviewing, by checking कर सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है. Membership, professional affiliation, um, professional affiliation with इसको आप ये लिख सकते हैं of recognized body, professional affiliation जो उसकी सारी हैं, prior experience, reputation, ये सारी बातें आप लिख सकते हैं, ठीक है. बहरहाल एक बात तो ये हो गई जो कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर है, बिकॉज हम इसी की बात कर रहे हैं. प्रॉब्लम obtain understanding of the model used for valuation, its mathematical certainty and relevance with respect to financial reporting framework. This is what you want to say. अंजना ने एक और पॉइंट कहा है. अच्छा, पहली बात तो ये कि हमने इसकी इंडिपेंडेंस की और कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस को हमने जनरली उसके बैकग्राउंड, उसके एक्सपीरियंस, उसकी एफिलिएशन से, उसकी सर्टिफिकेशन से देखना चाहा, बिकॉज जाहिर है जैसे आप लोग आई कैप से जब सर्टिफाई होंगे, जब आपको क्वालिफाई होंगे इंशाल्लाह, तो खुशियां आ गई, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही है. तो उस वक्त यानी कोई भी आपके ऊपर रिलाय करेगा, क्यों? क्योंकि आप एक बाय कोड ऑफ एथिक्स के साथ बाउंड है. तो इससे भी अंदाजा होता है कि यार आप कोई गलत काम नहीं कर रहे होंगे. तो अगर आप आई कैप के क्वालिफाइड हैं, इसका मतलब यू आर बाउंड बाय द कोड ऑफ एथिक्स, एंड दैट इज बेसिकली एन हॉलमार्क जो कि हमारी अपनी अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन का है. सो एक ये चीज है, हमने इवेलुएट कर लिया. फिर हमारे पास इसके अलावा और कौन से पॉइंट्स हैं. अब हम अगर जनरली हमने इस बंदे को देख लिया कि ये बंदा मुनासिब है, ठीक है, हम इसहाक डार टाइप्स ये बनेंगे, ठीक है, फिर उतना पावरफुल बनना पड़ेगा ताकि फिर आप बच भी जाएं. इवेलुएट द क्राइटेरिया यूज्ड बाय इंजीनियर टू एस्टिमेट द अमाउंट, ठीक है. अच्छा, आगे मैं ऊपर से आता हूँ यहाँ पे, ठीक है. डिस्कस विद मैनेजमेंट regarding steps that were taken to improve process of determination of SOC calculation and evaluate the process. नीचे लिखा हुआ है recalculate, reperform the steps of stage of completion, inquire about the differences, ठीक है. यहाँ पे मैं इसको review working performed by engineer, ठीक है, या stage of completion working कह लें, या stage of completion working performed by engineer, and assess the underlying assumptions, estimates, assess the reasonableness. ये तो आपको पता ही होगा कि यार ये कितना फेवरेट है प्रोसीजर, assumptions. तो ये एक बात हो गई हमारी. दूसरी बात, ठीक है, inquire about the differences, engage independent valuer for ensuring appropriateness of valuation. स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना. पहले हमने दो बातें करी. पहले हमने बात की, हमने उसकी सर्टिफिकेशन चेक कर ली. दूसरी बात हमने ये की. अब नाउ देयर इज वन मोर थिंग जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि क्या उसने जो मॉडल यूज किया है वैल्यूएशन के लिए, जाहिर है उसके अंदर कोई ना कोई वेरिएबल्स आ रहे हैं, कोई ना कोई इनपुट्स आ रहे होंगे. तो हमें उसकी भी एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, और उसमें भी इंश्योर करना पड़ेगा कि उसने इनपुट्स या वेरिएबल्स जो हैं वो सारे ले लिए, नहीं ले लिए, ठीक है. तो ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ process of valuation and review and ensure how valuer yani engineer has taken ensure that valuer has taken all variables yeah inputs
completely taken all variables. ठीक है. अच्छा, obtain understanding of the process of evaluation and ensure that the evaluator has completely taken all inputs and variables into the model. ठीक है. तो ये जो भी वो मॉडल यूज कर रहा है, फॉर एग्जांपल कॉस्ट बेसिस के ऊपर वैल्यू कर रहा है, या तो उसने सारे इनपुट्स ऑफ कॉस्ट ले लिए हैं, या अगर वो रिसीट बेसिस पे कर रहा है, तो जो भी उसने मॉडल चूज किया है या वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन जिस भी बेसिस पे वो कर रहा है, तो उसको देखना पड़ेगा कि उसने तमाम तर वेरिएबल्स या इनपुट्स जो है उस मॉडल में या उस इक्वेशन के अंदर ले लिए हों. ये इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको लेनी पड़ेगी. ठीक है. तो ये जो हम बात कर रहे थे ना कि हम टीओसी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये वाली बात यहाँ पे क्योंकि आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं प्रोसेस की, तो यहाँ पे आप ये बात कर सकते हैं. नाउ इसके अलावा ये वही वाली बात है, रीजनेबलनेस सोर्स डेटा यूज एंड असम्पशंस टेकन. तो हमने असम्पशंस की रीजनेबलनेस को भी चेक कर लिया पॉइंट नंबर 2 में, और हमने इनपुट या वेरिएबल्स या डाटा जिसको भी कहें इनटू द मॉडल जो यूज हो रहा है उसको भी हमने चेक कर लिया. तो ये दोनों बातें हमने कर ली. नाउ मूविंग ऑन, हम इसके अलावा क्या बात कर सकते हैं, इसके अलावा हमारी क्या बात हो सकती है. आगे हमारे पास आ रहे हैं, कुछ लोगों ने पॉइंट लिखे हैं. इंश्योर दैट द मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द मैनेजमेंट टू ओवरकम पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट. ठीक है. कि सलमान नहीं कह रहे हैं इंश्योर दैट द मेजर्स हैव बीन टेकन. इसको मैं इंश्योर नहीं करूंगा, इसमें थोड़ा सा और स्पेसिफिक करूंगा. डिस्कस विद मैनेजमेंट possibility of any possible conflict of interest or influence or undue influence on engineer. Discuss with management discuss with management possibility of any conflict of interest or undue influence on engineer that could affect objectivity. तो ये वाली बात आप कर सकते हैं कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर, बिकॉज होता है ना कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बहुत सारे क्रिटिकल फंक्शंस को वो इंडिपेंडेंट अलग कर देते हैं, यानी उनकी जो हायरार्की होती है, लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है, लाइन ऑफ कमांड होती है, उसको अलग कर देते हैं. तो यहाँ पर भी देखना पड़ेगा कि यार वो जो इंजीनियर है, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे कामों के लिए ना इस तरह के लोग हायर करते हैं कि, या उस लेवल के लोग हायर करते हैं कि जिनका कोई खास अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं होता. सही है. वो बेसिकली यानी अगर आपको बहुत ही कोई अपना इंटरनल, मैंने ये बहुत मर्तबा देखा है बहुत जगहों के ऊपर कि अगर लोग चाहते हैं कि इंटरनल ऑडिटर जो है वो बहुत ज्यादा कोई ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जिसकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट राय हो, ओपिनियन हो, और मतलब हल्का फुल्का बंदा आप रख लें. और बहुत जगहों पे तो वो जनरल मैनेजमेंट की जो लेवल होता है उससे भी नीचे होता है. वो कहाँ पे क्वेश्चन कर पाएगा अगले बंदे को, हालांकि उसकी लाइन ऑफ अथॉरिटी भी नीचे है, लेकिन उसका लेवल ही वो नहीं है कि वो उसको क्वेश्चन कर पाए. तो इस तरह की जो पॉसिबिलिटीज होती है ना कि यार अगर आपने इंजीनियर ही इतना छोटा बंदा हायर किया है, तो उसने कहाँ पे किसी के साथ जो है ना वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शेयर करना है. सो बहरहाल ये भी आपने बात कर ली. नाउ इन्वॉल्व एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर टू इंश्योर एन एक्यूरेसी ऑफ एस्टिमेशन. ensure an accuracy of estimation of stage of completion. ये हम कर सकते हैं उस केस में जब हम सेटिस्फाइड नहीं है इंजीनियर से. तो ये बात लिखना बड़ी जरूरी है तला, कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो उस केस में आप ये करेंगे. ठीक है. तो इसमें एक और पॉइंट बड़ा अहम रह गया है, वो ये है कि डिस्कस द नेचर ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन that arose last year. Discuss the last year's nature of difference, and assess how they could be relevant for current year. ठीक है. ये बेसिकली बात है कि डिस्कस किससे करोगे, डिस्कस करोगे मैनेजमेंट. डिस्कस विद मैनेजमेंट. ठीक है. एक बात ये हो गई. देन आस्क मैनेजमेंट टू हायर इंडिपेंडेंट वैल्यूअर. उसामा कहते हैं अगर आपको इवैल्यूएशन के बाद लगा कि यार इंजीनियर जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है,
तो उस केस में आप बोलते हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर हायर करें। अच्छा, ऑडिट के केस में हम ये नहीं कहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट वैल्यूअर हायर करें। ऑडिट में हम ये कर लेते हैं कि हम अपना एक्सपर्ट अपॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, ये तो उनका अपना फैसला है ना कि वो हायर करें ना करें। आपको तो गिवन सिचुएशन में एक्ट करना होता है, और गिवन सिचुएशन में एक्ट ये हो सकता है कि आप अपना एक्सपर्ट हायर करें ताकि अपना ऑडिट क्लोज करें, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर हायर करेंगे या नहीं करेंगे ये तो उनका मामला है। हमें तो अपना ऑडिट क्लोज करके प्रोजेक्ट कंप्लीट करके निकलना होता है ना वहां से। ये वाली कहानी है। सो वी विल हायर आवर ओन एक्सपर्ट, ये वाली बात आप करेंगे उसामा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात ये हो सकता है कि बहुत जो हमारे सब्सिक्वेंट प्रोसीजर्स होते हैं ना, तो उसमें आप रिव्यू कर सकते हैं सब्सिक्वेंट। आपको पता है कि कॉस्ट बेसिस के ऊपर, रेवेन्यू बेसिस के ऊपर आप IFRS 15 के हिसाब से डिफरेंट तरीके से स्टेज ऑफ कंप्लीशन वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है, रिव्यू सब्सिक्वेंट कॉस्ट, रिसीट्स, ठीक है, फॉर टू या बिल्स कह लें आप। ठीक है, टू evaluate reasonableness of engineers estimate। ठीक है भाई, तो ये भी एक बड़ा मजे का प्रोसीजर होता है कि सब्सिक्वेंटली आप इसको देख लेते हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं अगली बात जो कि है रिपोर्टिंग, या जिसको आप कह लेते हैं नेक्स्ट स्टेप्स। भाई अगर इन तमाम तर मामला से मामला हल नहीं होता, ठीक है, तो फिर हम क्या करें? नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? इफ चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि यार ये अगर रिलायबल है, उस केस में क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने अंडरस्टैंडिंग ली सिस्टम की, उससे पता लगता है कि यार तो उस केस में हम क्या करेंगे अगर रिलायबल है। इफ इंजीनियर वर्क इज रिलायबल, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करते हैं? उस केस में अगर हम फॉर एग्जांपल जैसे हम, क्योंकि हम, अच्छा ये मुझे बताओ, ये हम किस स्टेज पे खड़े हुए हैं? एग्जीक्यूशन स्टेज पे खड़े हुए हैं या फिर हम कंक्लूजन स्टेज पे खड़े हुए हैं? हम कहाँ खड़े हुए हैं जरा मुझे बताइए। एवरीबॉडी कहाँ खड़े हुए हैं? हम एग्जीक्यूशन स्टेज पे हैं या फिर हम किसी और स्टेज पर हैं? एग्जीक्यूशन स्टेज पे हैं, राइट। तो डेफिनेटली हमें पता लगेगा। अभी तो हमने अंडरस्टैंडिंग भी नहीं ली कि इंजीनियर है कौन, कहाँ रहता है, वो उसकी एफिलिएशन क्या है, कौन सी बॉडी से ताल्लुक है इसका। तो ये तो हम बहुत ही एग्जीक्यूशन स्टेज पर है ना। तो अब अगर हमें इंजीनियर के काम को, यानी जो मैनेजमेंट का अपना बंदा है, उसके काम को मैं रिलायबल समझता हूँ, तो उस केस में बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ वर्क इट इज, बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ कंट्रोल असेसमेंट जो मेरी होती है, आई विल डिजाइन फर्दर टेस्ट। ठीक है, so if engineers work is reliable, then auditor auditor will um, will determine nature, time and extent. Primarily extent की हम बात कर रहे हैं। In fact हम nature time की बात नहीं करते, जो मैं then extent of further procedures। ठीक है, ठीक है, ये reliable वाली बात हो गई। अब if engineer's work is not reliable, sorry, then what do we do? क्या करें? Reassess risk assessment, right? Risk assessment initial करेंगे, और क्या करेंगे? We can hire an expert, we can hire our own expert। ठीक है, अच्छा ये हम कर सकते हैं। सही है जी। अच्छा अब मुझे बताइए जरा, मैं कुछ कुछ मैं जरा बातें पूछ लूं कि आप लोगों में से कितने लोगों ने कौन कौन से प्रोसीजर्स लिखे। अब जरा अपने अपने आंसर को इवेलुएट करें कि आप में से कितने लोगों ने ये वाला पॉइंट लिखा था, इफ इंजीनियर्स वर्क इज रिलायबल देन ऑडिटर्स विल डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ फर्दर प्रोसीजर्स। कितने लोगों ने पॉइंट लिखा था? अंजुला ने लिखा, हुसनैन ने लिखा, ठीक है। रिपोर्टिंग के एंड पे जब भी आओ, यानी जब भी आप रिपोर्टिंग या नेक्स्ट स्टेप्स की बात कर रहे हो, तो उसमें हमेशा सोचो कि यार कंडीशंस क्या बनती हैं, कौन सी दो राहें बनती हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे जो राह बनती थी वो ये बनती थी, बिकॉज हमें इंजीनियर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो इंजीनियर के बारे में रिलायबिलिटी है या नहीं है, वहां से दो राहें बन रही हैं। ठीक है, और डेफिनेटली हम एग्जीक्यूशन से कंक्लूजन स्टेज पे जा रहे हैं। सही है। इफ इंजीनियर्स वर्क इज नॉट रिलायबल देन रीअसेस इनिशियल रिस्क असेसमेंट, हायर आवर ओन एक्सपर्ट। ठीक है, और उसके बाद फिर डेफिनेटली सर इनेबिलिटी का भी नहीं का नहीं बता सकते। रिपोर्ट दिस मैटर टू दोस्त चावे गवर्नेंस। अच्छा, अब मैं जो लास्ट पॉइंट है उसके अंदर मैं ये बात कहूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल हमें फॉर एग्जांपल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहते हैं, तो अगर मैटर अनरिजॉल्व्ड है तो उस केस में हम क्या करेंगे? इनेबिलिटी का मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें स्टैंडर्ड ने ना ये ऑप्शन दिया है, यानी एक डायरेक्शन दी है कि अगर आप उनके चीज के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते देन यू हैव टू यूज योर ओन एक्सपर्ट। तो ये वाली बात जो है ना वो समझ में नहीं आती है, और इस केस में क्या इनेबिलिटी? ठीक है, तो आप अपनी इनेबिलिटी को, या तो आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा। ठीक है, ऐसा तो ये बात नहीं है कि यार वो हमें हमें एक्सेस नहीं दे रहे किसी भी चीज का। इनेबिलिटी तो समझ में नहीं आ रही यहाँ पे क्यों आएगी। यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है कि यार बिकॉज आपका ओपिनियन ये है कि ये अजम्पशंस, ये एस्टिमेट्स ये सही नहीं है, वो कह रहे हैं कुछ और। ठीक है, आपका एक्सपर्ट कुछ और कह रहा है, इंजीनियर कुछ और कह रहा है, तो ये डिफरेंस पॉसिबल है। सो इट कुड बी मिसस्टेटमेंट बट नॉट इनेबिलिटी। अच्छा, अब यहाँ पे वैसे तो ये जवाब लार्जली हमारा क्लोज हो चुका है, बट हम एंड में सिर्फ इस बात के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि बिकॉज आई हैव सीन सिचुएशंस जहाँ पे एग्जामिनर कभी कभार इस तरह का जुमला भी कहता है। जैसे अगर आप ये देखें ना, ये जो हमारा सवाल है, सवाल में कहा असेस द अबव सिचुएशन एंड डिस्कस हाउ वुड यू एड्रेस द रिलेटेड इश्यूज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट। अब यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि आप रिपोर्टिंग के बारे में बात ना करें, हालांकि इशू बहुत दूर है रिपोर्टिंग से। अभी तो हमें इंजीनियर के बारे में, उसके हस्बन नसब और नसब के बारे में नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद भी आई हैव सीन सिचुएशंस जहाँ पे इस तरह के मामलात में भी वो कहीं ना कहीं एक जुमला डाल देता है। हालांकि इस करंट क्वेश्चन के सोल्यूशन में ऐसा नहीं है कि उसने रिपोर्टिंग के बारे में बात की है, बट स्टिल आई इफ यू हैव टाइम एंड इफ यू वांट टू गो फर्दर, व्हाट यू कैन डू इज if the matter um, if the difference of opinion sorry if the difference of opinion exists between management and auditor after evaluation after evaluation then in case not adjusted, the report would be qualified or adverse। ये वाली बात करके आप अपना मामला क्लोज कर देंगे। सो नाउ व्हाट वी हैव डन इज वी हैव रिटन अ कपल ऑफ पॉइंट्स। हमने 3 पॉइंट्स ऊपर लिखे हैं, हमने 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हमने प्रोसीजर में लिखे हुए हैं, और 3 पॉइंट्स हमने यहाँ लिखे हैं, विच मीन्स हमने हैव रिटन 12 पॉइंट्स। ठीक है, आई थिंक अ लिटिल मोर देन द नंबर ऑफ मार्क्स। 10 पॉइंट काफी, 9 से 10 पॉइंट्स रीजनेबल होते हैं, बट आई ट्राई टू राइट आंसर्स इन अ वे कि इसमें टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स और रिपोर्टिंग का पूरा फॉर्मेट सामने नजर आ जाता है। ठीक है, तो आई थिंक दिस विल गिव अस एन आइडिया कि इस क्वेश्चन का फ्लो कैसे मूव होना चाहिए, आप कैसे ऊपर से लेके नीचे प्रोसीजर में या फिर ऑडिट स्टेप्स में आते हैं, और ऑडिट स्टेप से रिपोर्टिंग या जो नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं आपके, वो कैसे बनते हैं। तो ये बेसिकली पॉइंट है। तो अब ये मुझे बताओ, इसको देखते हुए आप में से कितने लोगों ने, कितने पॉइंट्स आपके मैच हो रहे हैं, कितने पॉइंट्स आपके मैच हो रहे हैं, और कितने पॉइंट्स बिल्कुल ही मतलब फॉर एग्जांपल पहले तो बता दो कितने पॉइंट्स मैच हो रहे हैं आपके, जो आप लोगों ने लिखे हैं उसमें से कितने पॉइंट्स यहाँ से मैच हो रहे हैं। थोड़ी सी हम सेल्फ असेसमेंट कर लेना। अंजला कहते हैं 5। अपने ही आंसर को जरा चेक करें, उस पर टिक लगाएं और बताएं कितने पॉइंट्स मैच हो रहे हैं। 50 to 60% कह रहे हैं एकेडी।
ऑल राइट, हसनैन कहते हैं 6, वंडरफुल। लुक्स गुड, लुक्स रीजनेबल। पासिंग मार्क्स ज्यादातर लोगों के आ रहे हैं। इफ आई अज्यूम 1 मार्क फॉर एवरी पॉइंट, तो लेकिन ऑफ कोर्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपका पर्सपेक्टिव भी खुलेगा, आपको फ्लो का अंदाजा होगा, आपके खुद जहन में जो पॉइंट्स आएंगे वो और सेंस बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आई थिंक वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अच्छा, अब ये बात जो मुझे यहाँ पे कहनी है वो ये कहनी है कि देखें, कुछ जो मैंने सॉल्यूशंस देखे जो मुझे व्हाट्सएप पे आए, लोगों ने वैसे भी भेजे, इंडिविजुअली वो ग्रुप पे भी भेजे। तो एक जो चीज मैं नोट कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि आप प्रोसीजर लिखने में जो है ना, जैसे यहाँ पर तो बड़े अच्छे आपने ग्रुप चैट के ऊपर आपने बताए, लेकिन इन ऑन अ कपल ऑफ सिचुएशंस हो ये रहा है कि द ऑडिटर शुड करके ना, यानी फॉर एग्जांपल बहुत जगहों पे ऐसा नजर आ रहा है, द ऑडिटर शुड रिव्यू, द ऑडिटर शुड रिव्यू, ठीक है, या द ऑडिटर शुड डिस्कस विद मैनेजमेंट, द ऑडिटर शुड डिस्कस, द ऑडिटर विल डू इट। तो ये लैंग्वेज की जो इनकंसिस्टेंसी है ना, उसको भी जरा देखिए कि आपका प्रोसीजर इसी लैंग्वेज में वर्क करना चाहिए जिस अंदाज से हमने आपको बताया है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज वो ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कंसर्न एज एन ऑडिटर, ऑडिट स्टेप्स, प्रोसीजर और रिपोर्टिंग नेक्स्ट स्टेप्स जो भी है रिपोर्टिंग, इसकी हेडिंग डाल के लिख रहे हैं। अच्छा, वैसे तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई ऑलवेज इनकरेज टू यूज द रिक्वायरमेंट जो कि हमारे पास एक्चुअल क्वेश्चन में आ रही है, ठीक है। जैसे असेसमेंट ऑफ द अबव सिचुएशन एंड डिस्कस हाउ वुड यू एड्रेस द रिलेटेड इशू, ठीक है। तो अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं, हालांकि मैं मुझे पता है कि मैंने कंसर्न लिखना है, क्योंकि कंसर्न इज मच मोर इजियर व्हेन आई स्टार्ट टू थिंक ऑफ कंसर्न, तो मेरे जहन में अच्छे पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। तो मैं अब लेता असेसमेंट, ताकि एग्जामिनर को बिल्कुल ये लगे कि आपने उसके बारे में बात की है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये लिखता असेसमेंट, फिर मैं ऑडिट स्टेप्स और रिपोर्टिंग में मैं लिखता how would you address the related issue during the course of the audit, how the matter would be addressed, मैं ऐसे लिखता। और फिर मैं नीचे वाले पॉइंट लिखता और उसके अंदर मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग वगैरह वाली बात को नहीं करता और मैं इसको आपस में अलाइन करता। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो टेक्निक है, हो सकता है एग्जामिनर ने कार टेक्निक से, हो सकता है एग्जामिनर ने कार टेक्निक से ना पढ़ा हो, ठीक है, क्योंकि मुझे 10 साल ही हुए हैं, हो सकता है एग्जामिनर 15 साल वाला हो, ठीक है, पढ़ाते हुए। तो मुझे नहीं पता उसके जहन में क्या है। आप आप इसी चीज को जो है ना यूज करें, असेसमेंट ऑफ सिचुएशन को, और नीचे आप आए, हाउ द मैटर वुड बी एड्रेस्ड। आई थिंक इट्स गोना बी अ गुड हेडिंग। जो जो आपकी हेडिंग, जो आपकी रिक्वायरमेंट आ रही है ना, उसको आप फॉलो करें बस, ठीक है। लेकिन जहन में आपके जो स्ट्रक्चर बना हुआ होना चाहिए ना, वो आपको वहीं से मिलेगा और आपका फ्लो बड़ा अच्छा हो जाएगा। सही है, क्लियर है पॉइंट? कह रहे हैं कार टेक्निक वाला बंदा होगा तो अच्छा मार्क्स मिल सकता है ना सर। अब पता नहीं यार, अब आई कैप फाइनल लेवल के ऊपर 10 साल से ऊपर वाले बंदे होते हैं, एफसी है। Sir, in last webinar, a GBL question, the question was at execution stage 2, but we explicitly stated reporting and opinions, which isn't the scenario on this case. Here in the reporting stage, we are referring to further procedures. What is the standard thing if we get a question at execution stage? देखिए यहाँ पे ना बेसिकली असेसमेंट कर रहे हैं आप रिस्क की, कि यार आप अगर इंजीनियर जो है, बेसिकली एक कंट्रोल है ना, अगर एक बंदा कॉम्पिटेंट है, एक बंदा उसके अंदर कैपेबिलिटी है, तो उसका एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर आप
कम कर देते हैं। लेकिन एक बंदा, ये एक कंट्रोल एक तरह का है, यानी आपके पास जो बंदा बैठा हुआ है, जो आपने इंजीनियर एम्प्लॉय किया है, वो आपका सही बंदा है कि नहीं है। लेकिन अगर आपका बंदा जो है वो सही नहीं है, ठीक है, तो उस केस में फिर जो है वो आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट हो जाता है। लेकिन अगर आपने असेसमेंट, जैसा भी बंदा आपने असेसमेंट किया उसके हिसाब से आप, यानी जैसे भी आपने कंट्रोल को असेस किया है कि यार ये जो बंदा है, इवैल्यूएशन मैं कर रहा हूँ उसकी कॉम्पिटेंस की, इंडिपेंडेंस की, मैं फॉर एग्जांपल ये चेक कर रहा हूँ कि वो उस बंदे ने जो काम किया उसकी वर्किंग है, उसकी assumption सही है कि नहीं है। जब मैंने ये देख लिया उसके बाद फिर मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स की तरफ जाता हूँ। सो यहाँ पर इसलिए बिकॉज इंजीनियर इज कंसिडर्ड हेयर एज अ पर्सन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि आपका स्टेज ऑफ कंप्लीशन और IFRS 15 के हिसाब से जो रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा है वो सही रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है। एंड दैट्स व्हाई अगर ये बंदा सही नहीं है, जैसे अगर आप जाते हैं किसी भी फाइनेंस फंक्शन में या किसी भी एरिया में जहाँ पे आपको लगता है कि यार जो हमारा ये जो बंदा काम कर रहा है, ये बंदा सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, और अगर उसके उस बंदे के काम में गलतियां हैं, एस्टिमेशन एरर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर आप उसकी एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग बढ़ा देंगे ना। दैट्स व्हाई यहाँ पे ये बात कही गई है। नीचे आते हैं जी। ठीक है जी, मेरे ख्याल में आई थिंक वी आर डन। इट्स ऑलरेडी 8 राइट नाउ। नेक्स्ट हमारी क्लास होगी कल। कल हम तकरीबन कोई क्लास रखेंगे एट 5। आई थिंक एट 5 इज गुड राइट। जल्दी कर ले।